मोहाली के 16 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। चंडीगढ़ पंजाब के बम स्क्वाड जांच में जुटे। ईमेल से भेजी गई धमकी मिलते ही स्कूल कराए गए खाली। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडो लक्ष्मी सहित 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को जारी किए 1431 करोड़ रुपए। 56 लाख से अधिक लाभार्थियों को पहुंचा सीधा लाभ। और पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया आज फाजिल्का में करेंगे पैदल यात्रा। पंजाब में नशे के खिलाफ राज्यपाल कर रहे हैं 4 दिन की पदयात्रा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। पंजाब पुलिस की ओर से राज्य में गैंगस्टरों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार 2 का आज तीसरा और अंतिम दिन है। पुलिस द्वारा गैर सामाजिक तत्वों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का दावा किया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर आज मोहाली शहर के 16 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। सुबह करीब 7:30 बजे स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकी भरे संदेश मिले। एहतियातन स्कूल प्रबंधन ने तुरंत स्कूल बंद कर दिए और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कूलों को खाली करवाया और तलाशी अभियान शुरू कर दिया। डीएसपी हरसिमरत सिंह बल ने धमकी मिलने की पुष्टि करते हुए बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर सभी स्कूलों में गहन जांच की जा रही है। मोहाली की जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर गिनी दुग्गल ने कहा कि अब तक किसी भी सरकारी स्कूल को ऐसी कोई धमकी नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि निजी स्कूलों से सूचना मिलते ही डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल और पुलिस अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान करने और पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मोहाली के एसएसपी हरमन हंस ने बताया कि स्कूलों में जांच के लिए मोहाली के अलावा फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ और चंडीगढ़ से भी बम निरोधक दस्ते बुलाए गए हैं। पर थ्रेट कॉल रिसीव हुई थी, तो इमीडिएटली उसके बाद हमने जो है स्कूल्स को इवैक्यूएट करके उनमें सर्च एंड कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। अलग अलग एंटी सैबोटेज टीम्स जो डिस्ट्रिक्ट मोहाली की हैं वो, और उसके अलावा हमने जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं रोपड़, फतेहगढ़ साहब या रेंज हमारी हेडक्वार्टर है पुलिस हेडक्वार्टर, वहाँ से भी हमने एंटी सैबोटेज टीम्स लेके लगभग अभी सारे ऑपरेशन स्कूल्स में ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। 2-3 में पेंडिंग है, वो भी हम अगले आधे घंटे में कंप्लीट कर देंगे। उसके अलावा प्रिकॉशनरी तौर के ऊपर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो भी हमने मौके पर बुला लिया था, ताकि अगर कोई शक्की या कोई एक्सप्लोसिव टाइप मटेरियल मिल जाता है उसको कवर किया जा सके। लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रश्नों का जवाब दिया गया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पश्चिम बंगाल के लिए रेल बजट आवंटन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के लिए कुल 14,205 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। रेल मंत्री ने कहा कि ये राशि पश्चिम बंगाल में रेल अवसंरचना के विकास और विभिन्न परियोजनाओं को गति देने के लिए प्रदान की गई है। वहीं संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष का गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां विपक्ष स्पीकर के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रहा है, तो वहीं अब जर्नल नरवणे और प्रकाशक द्वारा किताब पब्लिश न होने की बात कहने पर सत्तारूढ़ एनडीए राहुल गांधी पर और भी हमलावर हो गया है और माफी की मांग कर रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू समेत पूरे सत्ता पक्ष और पूरी भाजपा इस बात पर अड़ गई है कि राहुल गांधी ने पद की गरिमा को चोट पहुंचाई, लिहाजा उन्हें माफी मांगनी होगी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा स्पीकर के कमरे में जाकर उन्हें अपमानित किया, जबकि स्पीकर ओम बिरला ने कोई प्रतिवाद नहीं किया। रिजिजू ने आगे कहा कि ये लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। और जो गाली गलौज किया स्पीकर के साथ, वो तो मैं आपको बता नहीं सकता हूं। स्पीकर तो बहुत नरम आदमी है, नहीं तो और भी कठोर कदम उठा सकते थे। जब स्पीकर को गाली गलौज कर रहे थे उस समय वेणुगोपाल जी भी थे, प्रियंका गांधी भी थी वहां पे, कांग्रेस के सीनियर लीडर थे, और वो भी मिला रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। राहुल गांधी जी को मेरे ख्याल से मैं तो पाठ नहीं पढ़ा सकता हूं। वो किस दुनिया में रहते हैं, किस विचार से काम करते हैं, मैं तो उसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं। केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद यसो नायक ने कल चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर केंद्रीय बजट को लेकर जानकारी दी और इसे विकसित भारत 2047 के संकल्प को आगे बढ़ाने वाला दस्तावेज बताया।
इस दौरान उन्होंने कहा कि ये बजट सरकार की दूरदर्शी सोच को दिखाता है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आर्थिक विकास को गति दी है, जिसका असर आने वाले समय में देखने को मिलेगा। ये बजट सबका साथ सबका विकास के सपने को साकार करने वाला है, जिसमें हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखा गया है। बजट में आर्थिक विकास, युवाओं के सशक्तिकरण और समावेशी विकास पर विशेष जोर दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि आज हम विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और जल्दी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए बजट में अपार अवसर हैं, जिनसे उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। वहीं किसान और ग्रामीण भारत विकास के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं। मैंने कहा ये बजट एक आगे का जो रास्ता है, वो रास्ता 2047 तक विकसित भारत करने का जो ये जो बजट है, उसका ये रास्ता अभी खुला हुआ है। और इसलिए ये युवाओं को प्रोत्साहन देना, नौकरियां हो या किसानों का हित ध्यान में रखते हुए ये बजट आगे किया है। महिलाओं को सशक्त करने का इसमें प्रावधान है और सभी लोग आत्मनिर्भर हो, उनका जो कुछ उनकी जो कुछ इच्छाएं है वो सभी सफल इसमें हो, यही तो इस बजट का सार है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल प्रदेश के लाखों लोगों को बड़ी सौगात देते हुए एक ही दिन में 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 1431 करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर किए। इससे करीब 56,34,000 लोगों को सीधा फायदा मिला है। इसके बाद चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने बताया कि जारी की गई राशि में दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किश्त, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, हर घर हर गृहिणी योजना की गैस सब्सिडी और दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना शामिल हैं। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 9,22,452 महिलाओं को 193 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के तहत 34,14,000 लोगों को 1,098 करोड़ रुपए और हर घर हर गृहिणी योजना के अंतर्गत 12,62,000 महिलाओं को गैस सब्सिडी के रूप में 38 करोड़ 97 लाख रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 36,000 लाभार्थियों को 101 करोड़ रुपए जारी किए गए। के माध्यम से डायरेक्ट पैसा योजनाओं के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के जन तक पहुंच रहा है। ये गारंटी ये डबल इंजन सरकार की है, मोदी सरकार की है कि सीधा पैसा बेनिफिशियरी तक जाए। आज उसी कड़ी में हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना उसकी चौथी किस्त आज जारी की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पारदर्शिता के साथ पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेंशन से संबंधित समस्याएं और आय आधारित पात्रता से जुड़ी शिकायतें उनके संज्ञान में आई हैं। इन शिकायतों व अपीलों के समाधान तथा पात्रता के निष्पक्ष निपटान के लिए उन्होंने सभी जिलों के एडीसी को निर्देश जारी कर दिए हैं। और आय आधारित पात्रता से जुड़ी शिकायतें वो मेरे संज्ञान में आई। इन शिकायतों व अपीलों के समाधान तथा पात्रता के निष्पक्ष निपटान के लिए मैंने सभी प्रदेश के अंदर एडीसीज को ये निर्देश भी जारी किए हैं कि अब वे सप्ताह में जो सोमवार और वीरवार समाधान शिविर के अंदर बैठते हैं, इन मामलों का निवारण को सुनिश्चित करें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कल एक वीडियो संदेश के जरिए राज्य के लोगों से अपील की कि वे मुख्यमंत्री सेहत योजना के खिलाफ फैलाई जा रही अफवाहों और दुष्प्रचार पर भरोसा ना करें। कुछ पंजाब विरोधी ताकतें जानबूझकर इस लोक भलाई योजना के बारे में अफवाह और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं ताकि लोगों को इसके लाभ से वंचित रखा जा सके। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पंजाब का हर परिवार 10 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करवा सकता है। ये देश में अपनी तरह की पहली और ऐतिहासिक पहल है। योजना के तहत सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और आम नागरिक स्वास्थ्य कार्ड बनवाकर लाभ उठा सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन सुविधा केंद्रों, कॉमन सर्विस सेंटरों या ऑनलाइन माध्यम से आधार या वोटर कार्ड के जरिए किया जा सकता है। सीएम मान ने स्पष्ट किया कि पैनल में शामिल अस्पतालों को सरकार द्वारा तय दरों पर भुगतान किया जाएगा और मरीजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि कोई अस्पताल पैसे की मांग करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हर परिवार ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਫਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਉਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਉਹ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ 2600 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਾਓ इलाज करा के घरें आ जाओ। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया राज्य में सीमावर्ती जिलों में नशे के खिलाफ 4 दिवसीय पैदल यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा के तीसरे दिन आज राज्यपाल फाजिल्का में पैदल यात्रा करेंगे। कल फिरोजपुर में निकाली गई यात्रा सारागढ़ी स्मारक से शुरू होकर सरकारी स्कूल ऑफ एमिनेंस में समाप्त हुई। इस दौरान डेरा ब्यास के प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों सहित विभिन्न राजनेता, शिक्षाविद, गैर सामाजिक संस्थानों और विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि नशों के खिलाफ लड़ाई सिर्फ सरकार या पुलिस की नहीं बल्कि पूरे समाज की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि नशे पर रोक के लिए जन आंदोलन बनाने की सख्त जरूरत है। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को इस अभियान से जुड़कर पंजाब को नशा मुक्त बनाने में अपना योगदान देने का आह्वान दिया। उन्होंने संयुक्त रूप से संकल्प लिया कि समाज को नशे से बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। इससे पहले फिरोजपुर में डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में राज्यपाल ने ग्रामीण रक्षा कमेटी के साथ एक अहम बैठक की। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि नशा विरोधी अभियान में इन कमेटियों की भूमिका बहुत अहम है। गांव की चौकसी, युवाओं का मार्गदर्शन और सामूहिक प्रयासों को सुनिश्चित करने में ये कमेटियां महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। पैदल यात्रा के बाद राज्यपाल ने फिरोजपुर में हुसैनी वाला शहीदी स्मारक में शहीदों को श्रद्धा के फूल अर्पित किए और हुसैनी वाला सीमा पर होने वाली झंडा संभालने की रस्म का निरीक्षण भी किया। मैं सोचता हूं कि केवल और केवल कानून के द्वारा इस नशे को यहाँ से भगाना इतना आसान नहीं। जब तक ये जन आंदोलन नहीं बनेगा, जनता इससे जुड़ेगी नहीं, बच्चे इससे जुड़ेंगे नहीं और इस अभियान को सफल करने में जब वो प्रयास करेंगे तब सफलता मिलेगी। और इस बहादुर प्रांत को ये जो नशा खा रहा है, नौजवान पीढ़ी को खा रहा है, ऐसी बीमारी को हम सब मिल करके, आप और हम सब इसको अपना अभियान बना करके इसको कैसे सफलता मिले इसके लिए प्रयास करें। कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान पर विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने तलब किया है। आयोग ने बाजवा को आज दोपहर 3 बजे पेश होने की हिदायत दी है। इस बारे में जानकारी देते हुए पीएसएससीसी के अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि बाजवा को तलब करने वाला नोटिस ईमेल से भेजा गया था, क्योंकि कर्मचारी के माध्यम से भेजे गए नोटिस को उनके घर पर मौजूद लोगों ने लेने से इनकार कर दिया था। वहीं दूसरी ओर बाजवा ने एक बयान में राज्य सरकार की कारगुजारी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरह भ्रष्ट है। नहीं, क्योंकि हमारी तो पार्टी वो है जो सेकुलर है और नेशनलिस्ट है, नंबर 1 जी। और मैं एक नेशनलिस्ट और सेकुलर परिवार को बिलोंग करता। नंबर 2, बात क्या हुई? बात हमने ये कही, जिस हल्के में ये था जंडियाला गुरु में, मैंने कहा इधर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है आपकी वो बहुत भ्रष्ट है और करप्ट है। उसमें मैंने पहला नाम लिया भगवंत मान का और मैंने कहा जब टाइम आएगा, अब आप वाले और ये लोकल मिनिस्टर जो हरभजन सिंह है जिसका हल्का है, वो पंजाब का बैंड बजा रहे। उसका मतलब ये था कि इतनी भारी करप्शन हो रही। चंडीगढ़ मेयर चुनाव के बाद आज नवनियुक्त मेयर सौरभ जोशी की अगुवाई में पहली बैठक आयोजित की गई। इस दौरान सदन में कई गंभीर मुद्दे जैसे गार्बेज कलेक्शन, स्वच्छ पेयजल सप्लाई पर चर्चा की गई। आप और कांग्रेस पार्षदों ने गौशाला के मुद्दे को लेकर हंगामा शुरू कर दिया और सदन में नारेबाजी की। कांग्रेस पार्षद
गुरप्रीत गाबी ने कहा कि वो हर बार डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने गंदे पानी की सप्लाई का मामला भी उठाया। इससे पहले बैठक शुरू होते ही गुरबख्श रावत ने मेयर को शुभकामनाएं दी और कहा कि ये पहला मौका है जब बजट में 225 करोड़ रुपए अधिक मिले हैं। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X व DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।